पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने ये आपको सारी चीज़ें समझा दी थी। ये सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट या फिर सॉइल मॉइस्चर कंटेंट है, उसके रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये मैंने आपको बोल बोल के बताए थे। मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये वाली फील्ड कैपेसिटी, फील्ड सेचुरेशन कैपेसिटी, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट वगैरह वगैरह, सारी हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कैपिलरी वाटर, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बोल बोल के बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझा दी थी। लेकिन जो इनकी ये पीछे के जो लिखे हुए तरीके से, मतलब थ्योरी पार्ट है, जैसे सेचुरेशन कैपेसिटी के रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है लिखे हुए, इनको बोल बोल के तो मैंने बता दिया था, लेकिन आपको दिखाया नहीं था इस वीडियो में। मतलब वीडियो में इस तरीके से दिखाना है ना, ऐसा नहीं दिखाया था, तो वो मेरी गलती है। वैसे तो मैंने सारी चीज़ें उस वीडियो में मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दी थी कि कौन सी चीज़ क्या होती है, किस तरीके से हम इसको समझते हैं। लेकिन जब हम बिना देखे कोई चीज़ बोलते हैं तो कुछ चीज़ें स्किप हो जाती है, वो हमारे दिमाग में नहीं आती है, लेकिन वो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम में तो आ सकती है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, उनको डिटेल से थ्योरी पार्ट में भी हम एक एक करके सारी चीज़ों को देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप ये काम करो कि आप इन चीज़ों को, इन कंप्लीट चीज़ों को, एक ये इस डायग्राम है ना, ये फेज डायग्राम है, इसको आप एक बार आपकी कॉपी में बना लो, क्योंकि आगे हम जो चीज़ें पढ़ेंगे जैसे रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट, तो आप इस डायग्राम को देखते रहना, वहाँ से वो चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ आएगी। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले करके आपकी एक रफ कॉपी में इसको बना लो, फिर एक एक करके हम चीज़ों को देखते हैं। पहले हम बात करते हैं सेचुरेशन कैपेसिटी की। मैंने आपको क्या बताया था कि सेचुरेशन कैपेसिटी क्या होती है, कि हमारा जब सोइल में पानी फुल भरा हुआ रहता है, आपका ऊपर तक भरा हुआ रहता है, सेचुरेशन कंडीशन रहती है उसकी, उसी को हम बोलते हैं सेचुरेशन कैपेसिटी उसकी। एक एक करके सारे पॉइंट्स को हम देख लेते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज टोटल वाटर कंटेंट ऑफ अ सोइल व्हेन ऑल द वॉइड्स ऑफ अ सोइल आर फिल्ड विद वाटर। जब सारे के सारे वॉइड्स अच्छे तरीके से पूरे वाटर की हेल्प से भरे हुए हों, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सेचुरेशन कैपेसिटी बोलते हैं। इस तरीके से उसको डिफाइन करते हैं। सेकंड पॉइंट लिख रखा है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। जैसे मैंने ये चीज़ वहाँ पर अब जैसे नहीं बताई थी, ऐसे लिखा हुआ नहीं था, तो ये चीज़ें मैंने वहाँ पर नहीं बोली, तो ये क्या कैपेसिटी है, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को ही सेचुरेशन कैपेसिटी कहते हैं। थर्ड पॉइंट यहाँ पर लिख रखा है, सोइल मॉइस्चर टेंशन SMT इज इक्वल टू जीरो एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट के ऊपर आपकी सोइल मॉइस्चर टेंशन जीरो होती है। सोइल मॉइस्चर टेंशन क्या होती है, इसके रिलेटेड मैंने वीडियो पे अपलोड कर रखा है। मतलब बता देता हूँ, मतलब आपका जो प्लांट की रूट है वो सोइल में से पानी खींचेगी। क्यों? उसकी ग्रोथ के लिए। जब भी प्लांट की ग्रोथ होती है, ये प्लांट है, प्लांट की ग्रोथ होगी तो वो सोइल से पानी खींचेगा ना, जब भी तो ग्रोथ होगी। तो इस सोइल से इसको पानी खींचने में कितनी टेंशन आ रही है, कितना जोर आ रहा, कितना स्ट्रेस आ रहा है, उसी को बोलते हैं सोइल मॉइस्चर टेंशन। इसके रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं, वो मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है इसके रिलेटेड, तो आप उस वीडियो को देख लेना, है ना। बात करते हैं फील्ड कैपेसिटी के लिए कि फील्ड कैपेसिटी क्या होती है। फील्ड कैपेसिटी क्या होती है, आपने जो भी डायग्राम बनाया ना, फेज डायग्राम आपकी रफ कॉपी में, उसको देखते रहना तो आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा। फील्ड कैपेसिटी क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि फील्ड कैपेसिटी वो होती है जब आपका ग्रेविटी वाटर तो खत्म हो जाए बिल्कुल, और कैपिलरी वाटर स्टार्ट हो जाए, उसी स्टेज को हम क्या बोलते हैं, फील्ड कैपेसिटी बोलते हैं सोइल की। देखो लिख रखा है यहाँ पर, इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर दैट कैन बी हेल्ड बाय द सोइल अगेंस्ट ग्रेविटी। या फिर इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, कि आपका ग्रेविटी वाटर तो नीचे निकल जाएगा पानी ग्रेविटी फोर्स के कारण। तो उस ग्रेविटी फोर्स का पानी जब पूरा नीचे निकल जाएगा तो जो स्टेज रहेगी, बाकी जो पानी रहेगा वही तो कैपिलरी वाटर रहेगा, और वो वाटर ग्रेविटी के अगेंस्ट भरा हुआ रहेगा। क्यों? सरफेस टेंशन के कारण। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फील्ड कैपेसिटी उसी को बोलते हैं जहाँ तक हमारा कैपिलरी वाटर भरा हुआ रहता है फुल। सेकेंड पॉइंट है, ये मतलब वही चीज़ है लेकिन थोड़ी लैंग्वेज में इस तरीके से लिख रखा है, अच्छे तरीके से समझ आता है लैंग्वेज में। सेकेंड पॉइंट लिख रखा है, इट डिपेंड्स ऑन द पोरोसिटी एंड कैपिलरिटी। बिल्कुल सही बात है, आपकी कैपिलरिटी कितनी है या फिर पोरोसिटी कितनी है सोइल की, उसी के ऊपर तो आपका कैपिलरी वाटर डिपेंड करेगा। मान लो कि आपके वॉइड से बहुत दूर दूर है, मतलब पोरोसिटी बहुत ही कम है उसकी, तो कैपिलरी एक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि कैपिलरी एक्शन बहुत ही थिन ट्यूब में या फिर छोटे छोटे वॉइड्स में होता है। अगर आपके वॉइड्स बहुत बड़े बड़े हैं तो उसमें कैपिलरी एक्शन नहीं होगा। तो सेकंड पॉइंट यहाँ पर क्या लिख रखा है कि आपका जो ये फील्ड कैपेसिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, पोरोसिटी एंड कैपिलरिटी। ओके। थर्ड पॉइंट यहाँ पर लिख रखा है, इट इंक्लूड्स हाइग्रोस्कोपिक वाटर एंड कैपिलरी वाटर। बिल्कुल सही बात है, फील्ड कैपेसिटी कहाँ तक होती है, देखो आप, नीचे से सोइल है, सोइल के बाद में हाइग्रोस्कोपिक वाटर है, उसके बाद में कैपिलरी वाटर है, तो वहाँ पर मैंने लिख रखा है फील्ड कैपेसिटी FC।
FC से इसको डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो फील्ड कैपेसिटी होती है वो हाइग्रोस्कोपिक वाटर एंड कैपिलरी वाटर दोनों को कंटेन करती है। अगर आपकी सेचुरेशन कैपेसिटी के लिए बोले कि सेचुरेशन कैपेसिटी क्या होती है, तो आप क्या बोलोगे, हाइग्रोस्कोपिक वाटर प्लस कैपिलरी वाटर प्लस ग्रेविटी वाटर, तीनों को मिला करके आपकी सेचुरेशन कैपेसिटी होती है। और फील्ड कैपेसिटी क्या होती है, ओनली कैपिलरी वाटर एंड हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ओके, ग्रेविटी वाटर नहीं होता है फील्ड कैपेसिटी के लिए। ठीक है, फील्ड कैपेसिटी का यहाँ पर एक फॉर्मूला देख रखा है, वो आपको ध्यान रखना है। फील्ड कैपेसिटी इज इक्वल्स टू वेट ऑफ वाटर रिटेन्ड इन सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। मतलब मान लो आपने इतनी सी ये सॉइल ले लिया आपने, ठीक है, तो इसमें आपका कितना वाटर रिटेन हो रखा है उसका वेट, के वेट ऑफ वाटर इस सॉइल के अंदर, ठीक है, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल। तो ये जो सेम वॉल्यूम है उस जो ये वाटर है ना, इस इतने ही वेट की आप एक सॉइल ले लो, ये जो वेट है ना इतने ही वेट की एक सॉइल ले लो, सॉरी ये जो वॉल्यूम है ना इस इतने ही वॉल्यूम की एक सॉइल ले लो है ना, बिल्कुल सूखी हुई, ड्राई होनी चाहिए, और उसका आप वेट करो और जो वेट आएगा वो नीचे आएगा, डिवाइडेड बाई दिस मल्टीप्लाइड बाई 100। ये फॉर्मूला यहाँ पर, मतलब आपने एक सॉइल ली है ना, इतनी सॉइल है, उस सॉइल में आपने पानी भरा तो इसमें कितना पानी रिटेंड हो गया उसका वेट डिवाइडेड बाई उतनी ही सॉइल को बिल्कुल ड्राई कर लो आप, उसका वेट करो, वो वेट डिवाइडेड बाई नीचे आएगा मल्टीप्लाई बाई 100। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा FC के लिए, FC इज इक्वल्स टू, बाकी आप ध्यान रखना क्या है, वेट ऑफ वाटर, सीधा पूछेंगे फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव में, SSC में ऐसे ही आते हैं, SSC क्या IAS वगैरह में भी आ जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ईजी होते हैं। क्वेश्चन हमेशा किस तरीके से आते हैं, कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल ईजी होंगे, कुछ क्वेश्चंस मीडियम होंगे और कुछ क्वेश्चंस हार्ड होंगे। तो ये जो इजी और मीडियम तक है ना, ये EAS वगैरह SSC सब में होता है ये पैटर्न, ओके। तो ये हार्ड होते हैं वो तो बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, और जो इजी होते हैं वो ऐसे सीधे सीधे फॉर्मूले पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ फील्ड कैपेसिटी, और आपको कुछ कुछ दे देगा, तो आपको एग्जैक्ट फॉर्मूला याद होगा तो आप फट से उस ऑप्शन को टिक लगा दोगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा वो। तो फील्ड कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, वेट ऑफ वाटर रिटेन्ड इन सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल मल्टीप्लाइड बाई 100। ये मल्टीप्लाइड यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, आगे लिखा हुआ है इसका, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिख रखा है कि सॉइल मॉइस्चर टेंशन एट FC इन द रेंज ऑफ 1/3 to 1/10। ये ATM क्या होता है, सॉइल मॉइस्चर टेंशन की यूनिट होती है। आपको ऐसे पूछ लेते हैं वो कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ सॉइल मॉइस्चर टेंशन या फिर सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस, तो आप बोल दोगे कि ATM होती है, ठीक है। तो 1/3 to 1/10 इसके बीच में लिमिट होती है, मैंने उस फेज डायग्राम में लिख रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो सीधे। आगे चलते हैं, आगे अब बात आती है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट की। देखो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट क्या होता है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट एक एक करके पॉइंट देख लो। वैसे मैंने फेज डायग्राम में आपको सिंपल विल्टिंग पॉइंट शो कर रखा है वहाँ पर 5, ओके, उसको आप परमानेंट विल्टिंग पॉइंट भी बोल सकते हो। देखो यहाँ पर लिख रखा है, इट इज़ द मॉइस्चर कंटेंट बिलो विच प्लांट कैन नो लॉन्गर एक्सट्रैक्ट वाटर फ्रॉम द सोइल फॉर देयर ग्रोथ। ये क्या कह रहा है कि वो ऐसी स्टेज है जहाँ की उसके बाद में 5 के बाद में 5 ऐसी स्टेज है, उसके ऊपर तो कैपिलरी वाटर है और नीचे क्या है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर है। तो ये 5 ऐसी स्टेजेस के बाद में आपका प्लांट है ना वो एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगा वाटर को उसकी ग्रोथ के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है, केमिकली बॉन्ड बना के रखता है किसके साथ, सोइल के साथ, जिससे वो प्लांट की रूट पानी को खींच नहीं पाती है, क्योंकि उधर वो पानी क्या करता है उस पार्टिकल के साथ अच्छी बॉन्डिंग बना के रखता है, इस वजह से, है ना। तो यही चीज़ होती है कि आपका जो विल्टिंग पॉइंट है यहाँ तक आपका पानी एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाता है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर क्या लिख रखा है, एट दिस पॉइंट और मॉइस्चर कंटेंट प्लांट लीव्स विल विल्ट, मतलब वो वहाँ पर सूखने लग जाती है, मुरझाने लग जाती है वहाँ से। तो यही वो पॉइंट है जब मैंने आपको बताया था कि इसके बाद में आपकी जो प्लांट की रूट्स, प्लांट की जो लीव्स हैं उनकी जो पत्तियाँ हैं वो विल्ट करने लग जाती है, वहाँ से मुरझाने लग जाती है, इस पॉइंट पर 5 पॉइंट के ऊपर, 5 स्टेज के ऊपर, ठीक है। सेकंड पॉइंट यहाँ पर क्या लिख रखा है और थर्ड पॉइंट क्या लिख रखा है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। देखो ये पोर वाटर प्रेशर नहीं है जो हम सॉइल में यूज़ करते हैं, पोर वाटर प्रेशर यहाँ पर PWP, वैसे मैंने यहाँ पर गलत लिख रखा है, वैसे पोर वाटर प्रेशर ऐसा क्या है, शॉर्ट में लिखना है गलत, तो क्या लिख रखा है, यहाँ पर ऊपर लिख रखा है देखो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, तो यहाँ पर शॉर्ट में यहाँ पर लिख दिया, बार बार में कौन लिखे इसलिए यहाँ पर लिख दिया, लेकिन ये ध्यान रखना ये पोर वाटर प्रेशर नहीं है जो हम सॉइल में पढ़ते हैं, ये परमानेंट विल्टिंग पॉइंट है। PWP परमानेंट विल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सॉइल, सॉइल के टाइप के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी क्ले है या फिर सैंड है या फिर कोर्स ग्रेन्ड है, फाइन ग्रेन्ड है, इनके ऊपर डिपेंड करेगा। क्यों, क्योंकि
उन सॉइल के हिसाब से ही तो पार्टिकल्स के बीच में वॉइड्स होते हैं, और वॉइड्स के हिसाब से ही तो आपकी कैपिलरिटी जनरेट होगी, और जितनी कैपिलरिटी जनरेट होगी उतना ही कैपिलरी वाटर उसमें रिटेन कर पाएगा। इसलिए क्या होता है, ये टाइप ऑफ सॉइल के ऊपर डिपेंड करता है। क्या? परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिख रखा है यहाँ पर कि परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इज लोअर लिमिट ऑफ कैपिलरी वाटर एंड अपर लिमिट ऑफ हाइग्रोस्कोपिक वाटर। बिल्कुल सही बात है कि ये लोअर लिमिट है, कैपिलरी वाटर बिल्कुल खत्म होने की स्टेज पे रहता है और हाइग्रोस्कोपिक वाटर स्टार्ट होने की स्टेज पे रहता है, वो उसकी स्टेज है, उसी को हम बोलते हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिख रखा है एट परमानेंट विल्टिंग पॉइंट सॉइल मॉइस्चर टेंशन is in the range of 7 to 32 atm, but for calculation purpose an average value of 15 atm is considered। कैलकुलेशन के लिए हम 15 atm एवरेज वैल्यू ले लेते हैं, लेकिन रेंज इसकी 7 to 32 के बीच में रहती है। वापस मैं बता देता हूँ कि ये सॉइल मॉइस्चर टेंशन है ना, इसकी यूनिट क्या होती है, एटीएम होती है। ओके, तो ये इसके रिलेटेड पॉइंट हो गए। आगे बात करते हैं अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट की। आप फेज डायग्राम देखते रहे ना, उससे आपको पता लगेगा। अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट की हम बात करते हैं। अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है? अवेलेबल मतलब लास्ट तक, जहाँ हमारा फाई रहता है ना, वहाँ तक की वैल्यू है। तो ये देखो, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एफ सी एंड फाई। एफ सी मतलब फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट विच इज़ अवेलेबल फॉर क्रॉप फॉर इट्स ग्रोथ, क्योंकि वो पूरा पानी तो हम उसकी ग्रोथ के लिए अवेलेबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिख रखा है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द सोइल। ठीक है, यही क्या है, मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी है सोइल की, अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट ही। ठीक है, अगला आता है रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट। दोनों में आपको फर्क दिख रहा है क्या? देखो, एक तो अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट है, एक रेडिली लग रहा है आगे, रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट। तो जो ये रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट है ना, ये ऊपर ऊपर तक का रहता है। जैसे ये आपका कैपिलरी वाटर है ना, ये पूरा कैपिलरी वाटर है, तो यहाँ से यहाँ तक का तो ये आपका रेडिली अवेलेबल रहता है। मतलब इतने पानी के लिए आपकी प्लांट की रूट को ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता पानी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन इसके बाद में इसी को क्या बोलते हैं हम, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट बोलते हैं। लेकिन इसके बाद में थोड़ा जोर लगाना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो एक्सट्रैक्ट तो कर पाता है पानी को, लेकिन थोड़ा जोर लगाना पड़ता है। तो यहाँ तक ऊपर तक तो ये तो रेडिली अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल रहता है कि आप तो मुझे ऐसे ही ले लो, कोई जोर मत लगाओ आप। लेकिन इसके बाद में थोड़ा जोर लगाना पड़ता है, बस यही है। इसी चीज़ को यहाँ पर लिख रखा है। तो यहाँ पर आप डेफिनेशन की फॉर्म देखोगे तो इट इज़ दैट पोर्शन ऑफ अवेलेबल मॉइस्चर विच इज़ ईजिली एक्सट्रैक्टेड, बहुत ही आसानी से एक्सट्रैक्ट हो जाता है, इसलिए अवेलेबल लिख रखा है, रेडिली अवेलेबल लिख रखा है। ठीक है, which easily extract by plant and such a limit is called as optimum moisture content। और उसी लिमिट को optimum moisture content हम बोलते हैं। तो फेज डायग्राम से ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। और फेज डायग्राम को मैंने डिटेल से पहले एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया था। आप अगर दोनों एक पहले वो वाला वीडियो देखो जो मैंने फेज डायग्राम का बताया था, उसके बाद में आप इस वीडियो को देख लेना, तो ये सारी चीज़ें इससे क्लियर हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।